दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन के अर्थ, दृष्टिकोण तथा महत्व। मोस्टली ये टॉपिक आप बीए, एमए के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पेपर में फर्स्ट टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। फिर हम बात करेंगे लोक प्रशासन के दृष्टिकोण पर। दृष्टिकोण को हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग परंपरागत दृष्टिकोण, जिसमें हम पढ़ेंगे दार्शनिक दृष्टिकोण, वैधानिक या कानूनी दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, संस्थागत रचनात्मक दृष्टिकोण। दूसरा भाग आधुनिक दृष्टिकोण का है, जिसमें हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक अथवा तकनीकी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण, घटना तथा प्रकरण पद्धति दृष्टिकोण। फिर हम लोक प्रशासन के महत्व पर बात करेंगे और एंड में हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए आपके सिलेबस के इस फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉजिटिवर्सिटी पर। दोस्तों, सबसे पहले हम लोक प्रशासन के अर्थ और इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, आज के समय में लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। लोक प्रशासन का एक विशिष्ट शैक्षणिक क्षेत्र है, जो कि गवर्नमेंट की एक्टिविटी, उनका जो एक मैकेनिज्म है और जो प्रोसेस है, उससे संबंध रखता है। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने प्रशासन की जो उसका जो स्ट्रक्चर और उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसको विशेष रूप से प्रभावित किया है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों का प्रबंध करने हेतु महत्वपूर्ण होता है। देखिए, प्रशासन के अंतर्गत कार्य पूरा करने के लिए योजना बनाना, निर्णय लेना, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का निर्माण करना, संगठनों का निर्माण करना एवं पुनर्निर्माण करना, कर्मचारियों को निर्देश देना, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए जो विधायिका, जो संसद है तथा निजी एवं सार्वजनिक संस्थानों, प्राइवेट एंड जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, के साथ मिलकर कार्य करना इत्यादि शामिल है। देखिए, आज के समय में जो प्रशासन का जो अर्थ है वो सरकार से लिया जाता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ देखें तो निर्देश देना, पथ प्रशस्त करना, मतलब कि मार्ग दिखाना, आदेश देना या आज्ञा देना है। दोस्तों, हमारा प्रशासन शब्द लैटिन भाषा एडमिनिस्ट्रायर से बना है। यह दो शब्दों एड और मिनिस्ट्रियर से मिलकर बना है, जिसका सीधा अर्थ है सेवा करना। इसको अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इस रूप में इसका अर्थ है लोगों की सेवा करना तथा कार्यों का प्रबंध करना। देखिए, जब प्रशासन शब्द के साथ लोक शब्द को जोड़ा जाता है, तब इसका अर्थ होता है कि यह सरकारी तथा सार्वजनिक प्रशासन से संबंधित है। लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जो स्थानीय, प्रांतीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कार्यों का प्रबंध करता है। इसी कारण लोक प्रशासन का विषय बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करते हुए कई विद्वानों ने अपने विचार इस पर दिए हैं, जिसके बेसिस पर कहा जा सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किसी एक परिभाषा में बांध पाना असंभव है। देखिए, कई विद्वानों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया है, जैसे कि निग्रो कहते हैं कि प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव तथा सामग्री दोनों का संगठन है। वहीं वाल्डो कहते हैं कि प्रशासन मानवीय सहयोग से संबंधित है, अर्थात प्रशासन में मानवीय सहयोग को मुख्य आधार माना जाता है। वहीं ग्लेडन के अनुसार लोक प्रशासन लोक नीतियों को पूर्णतः लागू करने का माध्यम है, जो कि माननीय अधिकारियों द्वारा घोषित की गई है। यह समस्या एवं शक्ति संगठन और प्रबंधन के तौर तरीकों को, जो कि सरकारी विभागों की नीति निर्धारक संस्था है, उसका अध्ययन करता है। देखिए, अभी तक हमने जो आपके साथ डेफिनेशन शेयर की है, इनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन सरकार के प्रशासकीय विभागों
और संगठनों के विभिन्न कार्यों से संबंधित है। इसमें उन सभी कार्यों का समावेश किया जाता है जो उन कार्यों को पूरा करने तथा लोक नीतियों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। अतः इसका अर्थ यह हुआ कि व्यवस्थापिका मतलब कि जो हमारी जहां पर हमारे नियम कानून बनते हैं, संसद जनता की इच्छा को कानून का रूप प्रदान करती है और वही कानून जब व्यवस्थित ढंग से कार्य रूप में बदलता है तो वो प्रक्रिया लोक प्रशासन कहलाती है। यहां मैं आपको एक बात नोटिस कराना चाहूंगा कि देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है, कई विद्वानों ने इसको डिफाइन किया है। आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी। हमने 3 डेफिनेशन अपने लेक्चर में इंक्लूड किया है क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए। तो आप हम नोट्स भी देंगे, उसमें आपको और भी डेफिनेशन मिलेगी, या आप कोई दूसरी किताब पढ़ते तो उसमें से और डेफिनेशन देख सकते हैं। तो बेसिकली जो बीए और एमए का पेपर होता है, हर इंट्रो में आप 2-3 जो डेफिनेशन है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम लोक प्रशासन के दृष्टिकोण पर बात करते हैं। देखिए, लोक प्रशासन का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाए, इस पर विद्वानों में काफी मतभेद है, जिसके कारण इसके अध्ययन के संबंध में बहुत सारे दृष्टिकोण और उपागम पैदा हुए। लोक प्रशासन के अध्ययन के इन दृष्टिकोणों को 2 भागों, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में बांटा गया है। तो अब हम इस पर 1 बाय 1 करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर दार्शनिक दृष्टिकोण पर बात करते हैं। दोस्तों, लोक प्रशासन के अध्ययन का यह दृष्टिकोण बहुत ही प्राचीन है। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि लोक प्रशासन कैसा होना चाहिए। महाभारत का शांति पर्व, प्लेटो की रचना रिपब्लिक, हॉब्स की रचना लेवियाथान और जॉन लॉक की रचना ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इन सभी में इस दृष्टिकोण की झलक हमें मिलती है। मॉडर्न टाइम में भी कई सारे जो विद्वान हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक फिलॉसफी के रूप में देखते हैं, जिनमें मार्शल, डिमो, क्रिस्टोफर हॉकिंस, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, इन सभी के नाम प्रमुख हैं। देखिए, इन विद्वानों का मानना है कि राज्य की नीतियों को सत्य निष्ठा कुशलता पूर्वक लागू किया जाना चाहिए। इन दोनों का कुशलता पूर्वक समन्वय ही प्रशासन की उत्कृष्टता की कसौटी है। मतलब कि लोक प्रशासन के दर्शन का प्रयोजन हमारे लक्ष्यों को परिभाषित करना तथा उनकी प्राप्ति के लिए समुचित साधनों की खोज करना है। लोक प्रशासन का जो काम है, हमारे सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के अविवेकपूर्ण तथ्यों पर सीमाएं लगाकर उन्हें नियंत्रित करना होता है। देखिए, दार्शनिक दृष्टिकोण की भी आलोचना की जा सकती है कि इसमें केवल लोक प्रशासन के आदर्श स्वरूप का चित्रण किया गया है, मतलब कि प्रशासन कैसा होना चाहिए, लेकिन इसमें वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। सेकंड है इसमें हमारा वैधानिक तथा कानूनी दृष्टिकोण। देखिए, इस दृष्टिकोण की जड़ें यूरोप की परंपरा में हमें मिलती है। यह एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण यूरोप में फ्रांस, बेल्जियम तथा जर्मनी जैसे महाद्वीपीय देशों में सबसे अधिक पॉपुलर रहा है। ब्रिटेन तथा अमेरिका में भी इसके समर्थक हैं। अमेरिका के फ्रैंक जे गुडनाउ इस उपागम के प्रमुख समर्थक थे। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन का अध्ययन कानून के एक हिस्से के रूप में करता है तथा संवैधानिक कानूनी ढांचे, संगठन, शक्तियों तथा कार्यों एवं लोक अधिकारियों की सीमाओं पर बल देता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के अध्ययन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी बहुत ही पुराना है। यह पास्ट भूतकाल में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों और जो वर्तमान में पड़ने वाले इसके प्रभावों के जरिए लोक प्रशासन का अध्ययन करता है। यह प्रशासनिक एजेंसियों से संबंधित सूचनाओं को काल क्रम अनुसार में संगठित और व्याख्यायित करता है। एल.डी. वाइट ने अमेरिकी संघीय प्रशासन का इसके निर्माणात्मक काल में
अपने चार बहुत ही फेमस ऐतिहासिक अध्ययनों के जरिए वर्णन किया है, जिसका नाम दी फेडरलिस्ट 1948, दी जेफरनियस 1951, दी जैक्सनियस और दी रिपब्लिकन एरा है। देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मुगल प्रशासन और ब्रिटिश प्रशासन के विभिन्न अध्ययन भारत की प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं की एक झलक देते हैं। यह दृष्टिकोण प्रशासन के जीवनी संबंधी दृष्टिकोण से निकटतम रूप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है संस्थागत संरचनात्मक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन का अध्ययन औपचारिक दृष्टि से करता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार के अंगों तथा भागों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, विभाग, सरकारी निगम, मंडल तथा आयोग, बजट बनाने का रचना तंत्र, केंद्रीय कर्मचारी अभिकरण इत्यादि। इस दृष्टिकोण को यांत्रिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रशासन को एक यंत्रवत, एक मशीनी इकाई मानता है। यह संगठनों के व्यवस्थित विश्लेषण पर आधारित सबसे पुराने निरूपणों में से एक है, इसीलिए इसे परंपरागत दृष्टिकोण की संज्ञा दी गई है। हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, एल.एफ. उर्बिक, एम.पी. फॉलेट, ए.सी. रेले, जे.डी. मुने, ये सभी विद्वान इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। हेनरी फ्योल ने अपनी जो बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के 5 कामों नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय एवं नियंत्रण का उल्लेख किया है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो एक व्यापक विश्लेषण गुलिक और उर्विक द्वारा 1937 में संपादित पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किया गया है। गुलिक ने प्रशासन के कर्तव्यों को पोस्ट कॉर्प्स शब्द में संग्रहित किया है। दोस्तों, अब हमारे दृष्टिकोण का जो दूसरा डिवीजन है, आधुनिक दृष्टिकोण, इस पर बात करते हैं। देखिए, इस दृष्टिकोण के अंदर भी काफी सारे दृष्टिकोणों को शामिल किया जाता है, जैसे कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी दृष्टिकोण। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अमेरिका के वैधानिक प्रबंध आंदोलन ने लोक प्रशासन के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रयोग को शामिल किया। इसके तहत सरकार के कार्यों के परिचालन में वैज्ञानिक चिंतन को लागू करना शामिल है। इस आंदोलन का सूत्रपात एफ.डब्ल्यू. टेलर नामक एक इंजीनियर ने किया। इस दृष्टिकोण के समर्थक प्रशासन से संबंधित समस्याओं के ऊपर वैज्ञानिक ढंग से विचार करते हैं तथा वे उन समस्याओं का समाधान उन यंत्रों के माध्यम से खोजने का प्रयत्न करते हैं जिनका प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। इसमें सेकंड है हमारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। देखिए, लोक प्रशासन के अध्ययन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण इस विषय के परंपरागत उपागम के प्रति असंतोष के फलस्वरूप विकसित हुआ। इस उपागम का आरंभ मानव संबंध आंदोलन, जो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है, उसके दौरान 1930 और 1940 के दशक में हुआ। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी जो इम्पोर्टेंस है काफी बढ़ गई। इस दृष्टिकोण को विकसित करने का श्रेय हर्बर्ट साइमन को जाता है। इनके अलावा पीटर एम ब्लॉन, मैट्रन, वेडनर, रिक्स तथा डहल आदि के नाम भी इस दृष्टिकोण के समर्थक में शामिल हैं। साइमन ने इस विषय पर अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिखी, जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके अलावा 1950 में साइमन तथा उनके 2 साथियों द्वारा लिखी गई पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित होने के बाद दृष्टिकोण और आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण। देखिए, इस दृष्टिकोण का जो उद्भव है तीसरी दुनिया, यहां मैं आपको रोकूंगा। देखिए, आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। आप यहाँ एक चीज नोट कर लेना, पहली दुनिया किसको कहते हैं, दूसरी दुनिया किसको कहते हैं और तीसरी दुनिया किसको कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर करके आप कमेंट में बताएंगे, ये बहुत ही जरूरी है। आप देखेंगे तीसरी दुनिया तो कोई एलियन वाली दुनिया नहीं है, इसी दुनिया को डिवाइड किया गया। अब ये पहली, दूसरी, तीसरी किसको कहते हैं आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो उपागम का जो उद्भव है तीसरी दुनिया की प्रशासनिक समस्याओं के अध्ययन के लिए हुआ।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश औपनिवेशिक शासन से आज़ाद होते हैं, मुक्त होते हैं। उनके सामने जो जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राष्ट्र निर्माण तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की बड़ी चुनौती थी। पश्चिमी विद्वानों ने, जो इन देशों में बहुत से देशों के सलाहकार के रूप में काम करते थे, उन्होंने अनुभव किया कि जो पश्चिमी संगठनात्मक जो मॉडल है वो तीसरी दुनिया के समाजों में वास्तविकता की व्याख्या करने में असफल है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण का विकास होता है। इस दृष्टिकोण की मान्यता थी कि प्रशासन एक निश्चित परिवेश या वातावरण में रहकर कार्य करता है। प्रशासन उस परिवेश वातावरण को प्रभावित करता है तथा खुद उससे प्रभावित होता है। अतः प्रशासन को समझने के लिए दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया को समझना आवश्यक है। नेक्स्ट है घटना तथा प्रकरण पद्धति दृष्टिकोण। देखिए, लोक प्रशासन के अध्ययन में यह दृष्टिकोण अमेरिका की देन है। घटना तथा प्रकरण का अर्थ है प्रशासन की कोई भी विशिष्ट समस्या जो किसी प्रशासकीय अधिकारी को हल करनी पड़ती है तथा वास्तव में हल कर ली गई है। इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए घटना तथा प्रकरण पद्धति दृष्टिकोण तैयार की गई है। देखिए, 1940 में यूएसए की सामाजिक अनुसंधान परिषद की लोक प्रशासन समिति ने घटना अध्ययन प्रकाशित करने का काम शुरू किया। शुरू में इस जो पद्धति के जो फॉलोअर हैं उनके मन में ये आशा थी कि लोक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में घटना अध्ययन किए जाने के बाद प्रशासन के विषय में अनुभव सिद्ध सिद्धांतों का प्रतिपादन संभव हो जाएगा। लेकिन इस पद्धति की भी अपनी सीमाएं हैं। किसी घटना विशेष के अध्ययन के आधार पर किसी सर्वमान्य या सार्वकालिक सिद्धांत का प्रतिपादन संभव नहीं है। मान लीजिए कि आज के समय में दिल्ली में कोई घटना घटती है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम कोई ऐसा नियम सिद्धांत नहीं बना सकते जो आंध्रा में, जो असम में, जो पंजाब में, जो केरल में लागू हो, ठीक है, या जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में। दिल्ली के आधार पर तो हम ऐसे कोई सिद्धांत नहीं बना सकते जो देश के कहीं भी या हर समय में लागू हो, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि इस जो मेथड है इसकी अपनी एक सीमा है। यही कारण है कि ये जो दृष्टिकोण है अभी भी लोक प्रशासन के अध्ययन का प्रमुख दृष्टिकोण नहीं बन सका। इन चरणों में कई उतार चढ़ाव हुए तथा कई नए बदलाव हुए जिन्होंने लोक प्रशासन को आज एक पृथक विषय के रूप में पेश करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, ये थे लोक प्रशासन के दृष्टिकोण। अब हम लोक प्रशासन के महत्व पर बात करते हैं। लोक प्रशासन सभ्य समाज की सर्वोच्च प्राथमिक आवश्यकता है। लोक प्रशासन केवल सभ्य समाज का संरक्षक ही नहीं बल्कि यह सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय और सुधार संशोधनों का प्रमुख साधन भी है। यह व्यक्ति के जन्म से पहले से लेकर उसकी मृत्यु के बाद तक के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। यह आधुनिक सभ्यता का हृदय, हार्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन है। लोक प्रशासन पुलिस राज्य से निकलकर न सिर्फ कल्याणकारी राज्य और प्रशासकीय राज्य के पड़ाव पर पहुंच चुका है, अपितु नागरिकों के जीवन को समस्या रहित बनाने के लिए भी ये प्रयत्नशील है। लोक प्रशासन न केवल लोकतांत्रिक राज्यों में बल्कि पूंजीवादी, साम्यवादी, विकसित, विकासशील और अविकसित, यहाँ तक कि तानाशाही व्यवस्थाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि इन सभी राज्यों की सरकारें अपनी नीतियों और योजनाओं का संचालन स्थायी सरकार मतलब कि लोक प्रशासन के द्वारा ही करती हैं। लोक प्रशासन के महत्व को हम कई मतलब कि बिंदुओं में समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि राज्य का व्यवहारिक तथा विशिष्ट भाग। राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के 4 मूलभूत तत्व, 4 एलिमेंट, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता तथा शासन में शासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
शासन मतलब कि सरकार के कार्यों तथा दायित्वों को मूर्त रूप प्रदान करने में लोक प्रशासन एक अनिवार्य तथा विशिष्ट आवश्यकता है। अरस्तु का कहना है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया तथा अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। आधुनिक समय में राज्य को एक बुराई के रूप में नहीं बल्कि मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर तथा विकास के लिए एक अनिवार्यता के रूप में देखा जाता है। वर्तमान विश्व के लगभग हर राष्ट्र में चाहे वहां कैसा भी शासन हो, राज्य का कर्तव्य जन कल्याण ही है। अगर हम प्राचीन काल में देखें तो राज्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रशासन एकमात्र माध्यम रहा है। नो डाउट राजशाही व्यवस्थाओं में प्रशासन का स्वरूप आज की भांति उत्तरदायी तथा विकास परक नहीं था, लेकिन जो प्रशासन राज्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति जरूर था। राज्य के कार्य अथवा जन सेवाओं को सुलभ बनाने के कारणवश ही ऐसे प्रशासनिक सिद्धांत, नियम तथा प्रक्रियाएं विकसित हो गई जो आज राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही हैं। राज्य के कार्यों की पूर्ति के लिए कारगर हथियार होने के कारण ही प्रशासन तथा राज्य समानार्थी हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जन कल्याण का माध्यम। आधुनिक विश्व में, मॉडर्न वर्ल्ड में राज्य का स्वरूप काफी अधिक मात्रा में लोकतांत्रिक तथा जन कल्याणकारी है। आज हस्तक्षेपकारी राज्य की अवधारणा दम तोड़ चुकी है। आज के समाजों की ज्यादातर मानवीय आवश्यकताएं राज्य के अभिकर्ता अर्थात लोक प्रशासन द्वारा पूरी की जाती है। व्हाइट के अनुसार कभी ऐसा भी समाज था जब जनता सरकारी मतलब कि राजा के अधिकारियों के दमन के अतिरिक्त और कोई अपेक्षा नहीं करती थी। धीरे धीरे आम जनता ने यह सोचा कि उसे स्वतंत्र और भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ दिया जाए, किंतु आज का समाज प्रशासन से सुरक्षा तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आशा करता है। भारत का संविधान भी नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से समाज के दीनहीन तथा निर्योग्यताग्रस्त जो कमजोर वर्ग है उन लोगों के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रयासों तथा कल्याण कार्यक्रमों के निर्देश लोक प्रशासन को देता है, जैसे कि चिकित्सा, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, जनसंचार, संचार, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, उद्योग, कुटीर उद्योग, पशुपालन, सिंचाई तथा आवास आदि समस्त मूलभूत मानवीय सामाजिक सेवाओं का संचालन प्रशासन के माध्यम से ही संभव है। इसी कारण आज का राज्य प्रशासकीय राज्य भी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक। लोकतंत्र की अवधारणा सैद्धांतिक रूप से चाहे कितनी ही सशक्त तथा प्रभावी दिखाई देती हो, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना तथा विस्तार केवल तभी संभव है जब लोक प्रशासन इस दिशा में सार्थक पहल करे। आम आदमी तक शासकीय कार्यों की सूचना पहुंचाना, नागरिकों तथा मानव अधिकारों को क्रियान्वित करना, निष्पक्ष चुनाव, जन शिकायतों का निवारण, राजनीतिक चेतना में वृद्धि तथा विकास कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के क्रम में लोक प्रशासन की भूमिका बहुत ही अहम है। फाइनर ने कहा है कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो तथा देश के मंत्रीगण भी सुयोग्य क्यों ना हो, लेकिन बिना कुशल प्रशासकों के उस देश का शासन सफल सिद्ध नहीं हो सकता। वाल्डो लोक प्रशासन को सांस्कृतिक सम्मिश्रण का भाग मानते हुए लोक प्रशासन तथा समाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। आधुनिक समाजों, विशेषता विकासशील समाजों की परंपरागत जीवन शैली, अंधविश्वास, रूढ़ियों तथा कुरीतियों में सुनियोजित परिवर्तन लाना एक सामाजिक आवश्यकता है। सुनियोजित सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा, राजनीतिक चेतना, आर्थिक विकास, संविधान, कानून, मीडिया, प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह तथा स्वयंसेवी संगठनों सहित प्रशासन भी एक महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता है।
लोक प्रशासन न केवल सामाजिक परिवर्तन का हथियार है, बल्कि सामाजिक नियंत्रण का माध्यम भी है। दोस्तों, ये था लोक प्रशासन का महत्व। अब हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। देखिए, अभी तक हमने जितनी भी बातें आपके साथ शेयर करी आज के लेक्चर में, उनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन सरकार के प्रशासकीय विभागों तथा संगठनों के विविध कार्यों से संबंधित है। इसमें उन सभी कार्यों का समावेश किया जाता है जो उन कार्यों को पूरा करने तथा लोक नीतियों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। आज के समय में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र बहुत ही ब्रॉड व्यापक हो गया है और समाजवादी व जन कल्याणकारी विचारधारा की प्रगति के साथ साथ यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र, राज्य और स्थानीय सभी स्तरों की सरकारों के संगठन एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। यदि लोक प्रशासन के दृष्टिकोण की बात की जाए तो ये देखा जा सकता है कि एक विषय के रूप में जैसे जैसे लोक प्रशासन आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे आवश्यकता अनुसार इसके बहुत सारे दृष्टिकोण उद्भव हुए जो कि अलग अलग तरीकों से लोक प्रशासन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बात आप गांठ बांध लेना कि लोक प्रशासन के अध्ययन के सभी दृष्टिकोण एक दूसरे से अलग तथा विपरीत नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। अध्ययन के कॉन्टेक्स्ट में प्रत्येक दृष्टिकोण की अपनी उपयोगिता है, परंतु यह भी सच है कि कुछ क्षेत्रों में एक दृष्टिकोण दूसरे की तुलना में अधिक उपयोगी है। सर्वश्रेष्ठ अध्ययन के लिए विभिन्न विषय संबंधी दृष्टिकोणों का कुशल उपयोग शिक्षार्थी की क्षमता पर निर्भर करता है। देखिए, ये आखिरी लाइन आप पर आ गई है, ठीक है, कि सर्वश्रेष्ठ अध्ययन जो है किस पे निर्भर करता है? शिक्षार्थी की क्षमता पर। दोस्तों, ये था आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर का फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले सिलेबस के सभी टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने क्लासमेट्स को भी सजेस्ट करना कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। पढ़े सब, बढ़े सब। थैंक यू।